गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े कहा के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। आप हो शीतल हो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे ना? तंदुरुस्त हो? फैमिली एकदम वधिया जी? बच्चा कहता है फैमिली बहुत वधिया। तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपां भी एकदम वधिया जी, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा फाइनली आज हमारे CS प्रोफेशनल के कस्टम की लास्ट क्लास है जी। आज हमें एक टॉपिक कंप्लीट करना है, बहुत छोटा सा ही है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। वैसे काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर अगर ये टॉपिक नहीं भी कराओगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने EBCL के अंदर पढ़ा हुआ है। मे भी अगर आपको बताओ एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2, बच्चा कह रहा है एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 2 ये हमने कब क्लियर किया? नालायको एग्जीक्यूटिव तो क्लियर किया होगा, उसके EBCL के अंदर आपने पढ़ा होगा फेमा। फेमा मेरे ख्याल से अब तो नए सिलेबस के अंदर 40 नंबर का है, पहले शायद फेमा कम नंबर का था, उसमें एक पूरा चैप्टर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। और ये मत कहना कि सर वो अलग है, अलग है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ही है जी। ऑब्वियसली पता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सेम ही है। और अभी हमारी चल रही है 2015 से लेकर 2020 वाली। बच्चा कह रहा है हमारे एग्जाम तो 21 में है। यस, इस बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज होनी थी, बट प्रॉब्लम क्या, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने चेंज नहीं की, इसी को ही एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये 2015 से लेके 2020 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जो मे बी आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ी होगी, वही सेम पॉलिसी जो है इस बार के एग्जाम में और इवन दिसंबर के एग्जाम में, उम्मीद करता हूं जून 22 के अंदर भी शायद सेम आएगी। क्यों? क्योंकि 30 सितंबर तक बढ़ चुकी है, तो दिसंबर के एग्जाम में तो आएगी, अगस्त में तो सेम ही आनी है, मे बी जून 22 के अंदर आए। बट अगर नई पॉलिसी आ गई तो फिर जून 22 के अंदर पॉलिसी नहीं चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब मैंने कहा नहीं जी मैं लेक्चर तो एक ले लूंगा, आपको पूरा गो थ्रू कर दूंगा, क्योंकि ताकि अगर कुछ बच्चों को धुंधला हो कि हाँ भाई हमें याद नहीं आ रहा, तो मैं बता दूंगा कि आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या पढ़ा होगा। पढ़ा तो आपने 100% होगा, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 2 क्लियर की है, फेमा आपने पढ़ा है, तो ये आपने जरूर टॉपिक पढ़ा होगा। बट अगर नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगा जी। नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने डाल दिए टेलीग्राम चैनल पे, 17 या 18 पेज के नोट्स होंगे, और हर की पॉइंट्स को ना मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, हर की पॉइंट को हाईलाइट कर लिया। बिल्कुल सिंपल, रीडिंग भी लोगे तो भी एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ओल्ड सिलेबस के अंदर। न्यू सिलेबस वाले बच्चे कह रहे हैं हम करें ना करें, सर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो जी सिंपल सी बात है, सिलेबस में है, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, बस यही बोलूंगा। अब बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता। ओल्ड सिलेबस के अंदर एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, न्यू के अंदर कस्टम ही 10 नंबर का है, तो बनेगा नहीं बनेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है जी। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अब ये फटाफट से अब एक बार चैप्टर गो थ्रू करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020। देखो नीचे लिखा है दी पॉलिसी ओरिजिनली वैलिड टिल 31 मार्च 2020, मतलब ये वैलिड 31 मार्च 2020 तक की थी, बट नाउ एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 21, मतलब ये 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड हो चुकी है। तो मतलब हमारे एग्जाम के भी एप्लीकेबल है, दिसंबर के एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूं अगर ये दोबारा से एक्सटेंड हो गई तो यही पॉलिसी जून 22 के एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बट हाँ दिसंबर तक तो एप्लीकेबल है, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ना देखो नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात बोलूं ना, कोई प्रोविजन कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल जर्नल बातें हैं। मतलब अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकली कभी ऑफिस में काम किया होगा टैक्सेशन के अंदर, बिल्कुल जर्नल बातें हैं सर, बिल्कुल जर्नल बातें हैं, कोई प्रोविजन वाली बातें नहीं है, समझने वाली बातें नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ की लिंकिंग है बस। एक बात मैंने सोच के बोला सर, नाम से ही पता लग रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी।
फॉरेन का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि भैया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस बनाई है। और एक बात बताओ सर, आर इंडिया से सामान बाहर जाना या बाहर से इंडिया में आना, अगर इसके लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ही डिसाइड नहीं करेगी, कोई गाइडलाइंस ही डिसाइड नहीं करेगी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करेगा? तो सिंपल सी बात है, जैसे आपको मैं बता दूं सर, जैसे जीएसटी में कंट्रोल करने वाली कौन होती है? जीएसटी काउंसिल होती है। ऐसे ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कंट्रोल करने वाली एक तरह से डीजीएफटी होती है। आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड जी। तो मेनली डीजीएफटी जो है वही कंट्रोल करने वाली है। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, ये दोनों एक्चुअल में इन पॉलिसीज को बनाने वाली हैं। मतलब एक्शन में ये लोग हैं, बट अगर आपको कभी भी रिकमेंडेशन देनी है, मतलब मेन अथॉरिटी जो है वो कौन होगी? डीजीएफटी होगी। ये सारी बातें अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे आपको देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आपको देखने को मिलेगा, डीजीएफटी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये सारी बातें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ये रेगुलेट करने वाले लोग होते हैं। अब ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई कि उसका लॉजिक सुनना ध्यान से। सर एक बात मैंने सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आर गवर्नमेंट चाहती क्या है? आज गवर्नमेंट इंपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ाने की सोच रही है? मतलब एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, उसकी गाइडलाइंस जो है ना, उसकी पॉलिसीज जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या इंसेंटिव देती है, प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होते हैं, पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होते हैं जी, ये सारी की सारी बातें आपको इस पॉलिसी के अंदर देखने को मिलेंगी। और दूसरा क्या है? इंपोर्ट को कम करना। इंपोर्ट कम क्यों करना है? सर एक बात में सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात में सोच के बताओ जी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, आप मुझे एक बार सोच के बताना। जैसे मान लो मेरे पास ना 100 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं, और मेरे पास ना काफ़ी सारे खुले सिक्के हैं। अब काफ़ी सारे खुले सिक्के हैं और 100 रुपए के नोट हैं, वो मैंने जेब में डाल दिए। जेब फटी हुई थी, जेब फटी हुई थी। अब सोच के बोला, जेब में पैसा तो है बट पैसा नीचे से निकल भी रहा है। मतलब पैसा आ तो रहा है, जैसे पैसा आता गया आता गया आता गया, जेब में डालता गया डालता गया डालता गया, और जेब में है, जेब फटी हुई है। अब अगर जेब फटी है तो कहीं ना कहीं पैसा फ्लो भी तो हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, भैया एक्सपोर्ट को बढ़ाने से काम थोड़ा चलेगा। भाई एक्सपोर्ट को तुम बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, उधर से इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, और अगर इंपोर्ट भी बढ़ेगा तो सारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, मतलब यहां से आया वहां से गया, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसके साथ साथ इंपोर्ट खत्म भी नहीं करना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंपोर्ट खत्म भी नहीं करना सर, इंपोर्ट खत्म कर ही नहीं सकते, इंपोर्ट खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इंपोर्ट खत्म हो गया तो इंडिया वाले तो लोग चौड़े हो जाएंगे। सोच के बोलना, अगर मान लो बाहर से कोई सामान इंडिया में आना बंद हो गया तो कंपटीशन खत्म हो गया। आज इंडिया का सामान फिर भी रीजनेबल रेट पे क्यों मिल जाता है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर। और अगर यही बाहर वाली कंपनी से इंपोर्ट होना बंद हो गया तो इंडिया वाले क्या बोलेंगे? ऐसे आराम से बैठेंगे, हेलो टाइम नहीं है भैया, टाइम नहीं है, बहुत यार निकालो यार इसको यहाँ से, टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस तरह से बात करेंगे। सोच के बोलना, अगर मान लो कंपटीशन ही खत्म हो गया, अगर मेरी मोनोपोली है तो मैं अपने तरीके से बात करूंगा, भैया ऑर्डर नहीं है यार, इतने बजे आना इतने बजे आना, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया वो भी नहीं कर सकते, बना हाँ इंपोर्ट हमें कम जरूर करना है, इंपोर्ट हमें कम जरूर करना है। तो मेनली पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो इसी पैटर्न पे बनाई है कि एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है और इंपोर्ट को हमें सही तरह से करना है, ना ज़्यादा करना है ना बहुत कम करना है। ठीक है जी। अच्छा अब एक बात मुझे और सोच के बताओ जी, अब अगर मान लो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है तो सोच के बोलना सर, मैं कह रहा हूं यहां पे ना वही सारी बातें लिखी होंगी जो आपके दिल में आएंगी। अब अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं जी, आप ना बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो, मैं आपको कहता हूं कि एक्सपोर्ट करो, मैं आपको कहता हूं आप एक्सपोर्ट करो, आप क्या बोलोगे? क्यों करूं भाई? मैंने जैसे मान लो आपका बिजनेस जो है, फॉर एग्जांपल बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, मान लो बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, मैंने कहा यार रेडीमेड गारमेंट्स को ना एक्सपोर्ट करो, आपने बोला क्यों करूं? आपका बिजनेस है स्टील का, मैंने कहा स्टील एक्सपोर्ट करो, आपने कहा क्यों करूं? मैंने कहा आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल बोटल्स का, मैंने कहा एक्सपोर्ट करो, आपने कहा क्यों करूं? अब सोच के बोलना, आप हर लाइन के बाद बोल रहे हो कि मैं क्यों एक्सपोर्ट करूं। मतलब अगर आपने बोला कि मैं क्यों एक्सपोर्ट करूं तो ये आपकी मेंटेलिटी दिखाता है कि इट मींस आप एक्सपोर्ट करोगे, बट कब करोगे? अगर कुछ बदले में मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, आपने ये नहीं कहा कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, आपने ये कहा कि एक्सपोर्ट करूं तो क्यों करूं, मतलब क्या रीजन है जो मैं एक्सपोर्ट करूं, मतलब तुम मुझे बदले में क्या दोगे भाई साहब? मैं एक्सपोर्ट कर तो दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो मुझे बदले में क्या दोगे? तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव रखे हैं, कुछ
प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव हैं, कुछ पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव हैं। मतलब तुम एक्सपोर्ट करने से पहले, अगर तुम अभी एक्सपोर्ट करोगे उससे पहले हम तुम्हें ये इंसेंटिव देंगे, और जब तुम एक्सपोर्ट कर दोगे उसके बाद भी हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। सर एक बात मुझे सोच के बताना, आप में से काफ़ी सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेशनल की फैमिली के सारे बच्चे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अंदर ये चैप्टर है नहीं। जितने बच्चे प्रोफेशनल की फैमिली के मेरे सामने बैठे हैं, अब सोच के बोलना, अभी आपके एग्जाम है, अभी आपके एग्जाम है, एग्जाम से पहले मैंने इंसेंटिव दे दिया आपको। एग्जाम से पहले इंसेंटिव मैंने क्या दे दिए? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा अगर कोई पर्सन एग्जाम अच्छे से क्लियर करेगा, इतने नंबर लेके, सोच के बोला, इतने नंबर लेके आएगा ना, मैं उसको इतने रुपए का इनाम दूंगा, मैं इतने रुपए का इनाम दूंगा, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट होगा उस बच्चे के लिए जिसके एडवांस टेक्स्ट में 80+ नंबर होंगे, मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा। आपके दिल में क्या हुआ? मोटिवेशन, कि मैं इतने नंबर लेके दिखाऊंगा। अब आपने मान लो इतने नंबर लेके दिखाए, एक बच्चे के एडवांस टेक्स्ट में मान लो 90 मार्क्स आ गए। अब अगर 90 मार्क्स आ गए, इट मीन्स आप वो मार्क्स लेकर आ गए। अब मार्क्स लेके आने के बाद फिर मैं आपको क्या दूंगा? शाबाशी दूंगा, आपको और एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगा। मतलब मैंने प्री एग्जाम मतलब प्री मार्क्स मतलब प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो दिए, साथ में मैंने पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी दिए। तो कई तरह के इंसेंटिव प्रोवाइड करवाई जाते हैं, उसके बाद ही एक्सपोर्ट बढ़ता है। वो इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें भी आपके यहाँ पे लिखी हैं। तो मेरे ख्याल से आप चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो। चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों बनाई गई है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे गवर्न किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और इम्पोर्ट जो हो वो बिल्कुल सही लेवल पर हो, ना वो बहुत ज़्यादा हो ना वो बहुत कम हो जाए। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? इंसेंटिव देने पड़ेंगे। तो इंसेंटिव कौन कौन से हैं आपको थोड़ा सा मैं और याद करा दूँ जी। किस किस बच्चे ने पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ा हुआ है? एक बार बताना जी, किस किस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा हुआ है पीजीबीपी का? जी सोच के दो, किस किस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है पीजीबीपी का? पढ़ा हुआ है सबने? और अगर नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी भूल करके जाओगे एग्जाम के अंदर। बस ये बात ध्यान देना जी। जो रेगुलर बैच वाले सारे मेरे बच्चे सामने बैठे हैं, आपने पीजीपी मैंने आपको दिया था सर, आपने पीजीपी पढ़ा भी होगा, मैंने कहा था क्लास में जरूर पढ़ना है आपने। याद करवा दूं, सबसे पहला सेक्शन पीजीपी का सेक्शन 28, उस 28 में आपने ये पढ़ा होगा कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं अंडर हेड पीजीपी। अब सोच के बोलना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल होते हैं अंडर हेड पीजीपी। अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव कौन कौन से हैं? याद करो, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया जी, उसके बाद इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया, डीईपीबी हो गया, डीएफआरसी हो गया, ये सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं। अब ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्यों मिलते हैं? कि अगर मैं इतनी एक्सपोर्ट करूंगा तो इतने का मुझे बेनिफिट मिलेगा। याद करो, मैं आपको वहां पर भी कहा था कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ केसेस में एक्सपोर्ट करने पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी भी एग्जम्प्ट हो जाती है। मतलब उतनी वैल्यू के इंपोर्ट पे हम ड्यूटी चार्ज ही नहीं करेंगे। वो सारी बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव कहीं ना कहीं हमने पीजीपी के अंदर देखे थे, वो कहां लिखे हुए हैं? वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलिसी का ना एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर है। मतलब समझ में आ गया कि आपके दिमाग में हाँ भाई इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। और यही बातें आपने एबीसीएल के अंदर फेमा मेरा पे चैप्टर आया होगा, वहाँ पे भी सर ने आपको बताई होंगी कि हाँ भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई है, वो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, अब प्लीज़ ध्यान सुनना जी। अब ये सारी बातें तो मैंने बता दी, ये सारी बातें तो बता दी। अब एक बार आओ थोड़ा सा रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से आना जी। देखो रेड पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है जी। आपने सिर्फ जब रीडिंग करनी है आपने एक बार तो सारा रीड करना है, उसके बाद अगर रेड पॉइंट भी पढ़ लोगे ना तो भी सारा पूरा कवर हो जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन। क्या है? इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब सोच के बोलना क्या लिखा है, रिलेटिंग टू इंपोर्ट, रिलेटिंग टू इंपोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इन्होंने कहीं पर भी ऐसा लिखा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स की बात कर रहे हैं? नहीं सर। इट मीन सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कह रही है, नो डाउट, ध्यान सुना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कस्टम में तो दी है जी, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको कस्टम में दी है, बट इट डजंट मीन कि ये पॉलिसी सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल होती है। इसके कई इंसेंटिव हैं जो गुड्स पे एप्लीकेबल होते हैं, बट कुछ इंसेंटिव आपके सर्विस पर भी एप्लीकेबल होते हैं। और खुद सोच के बताओ सर, अगर मैं किसी को बाहर सर्विस दूंगा तो क्या बाहर से पैसा वहां से नहीं आएगा? बाहर से पैसा आएगा ना, बाहर से पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है हमें तो बाहर से पैसा चाहिए भैया, हमें तो क्या चाहिए कि तू एक्सपोर्ट कर, चाहे वो गुड्स का कर चाहे वो सर्विस का कर। तो पहली बात तो ये पॉलिसी सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए।
उसने कहीं नहीं लिखा, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑन मैटर रिलेटिंग टू इंपोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का। क्योंकि 90% बच्चा इस गलत फहमी के अंदर रहता है कि हमारे सिलेबस कस्टम में दी हुई है तो इसलिए गुड्स पर एप्लीकेबल होगी। नहीं, इन्होंने कस्टम में डाल दी है क्योंकि कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, बट ये पॉलिसी सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा सर्विस वाले केस में भी ये एप्लीकेबल हो जाती है। उसके बाद देखो जी आगे, इट कंटेन्स वेरियस पॉलिसी डिसीजन अफेक्टिव फॉरेन ट्रेड, ठीक है। स्पेशली इट कंटेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन, देखो लेन क्या स्पेशली इसमें क्या है, मेन इसमें क्या है सर, इट कंटेन एक्सपोर्ट प्रमोशन, इट कंटेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। अब देखो जी, इट इज प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है जी। इट इज कौन प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। The objective of FT and DRA Act 1992 is to facilitate import and endowments export। मतलब ये एक्सपोर्ट को बढ़ाना जी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को फैसिलिटेट करना, मतलब ऑप्टिमाइज करना कि ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो जी, ठीक है। उसके बाद जी देखो, दी DGFT वही आ गया, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। दी DGFT इज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू फॉर्मुलेशन ऑफ FTP एंड दैट ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दी पॉलिसी। मतलब वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, DGFT के हाथ में होगा। इट मे बी नोटेड दैट DGFT एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंटेंट ऑफ द एक्ट ब्रीफ, अब इसमें क्या, इस एक्ट में क्या क्या है, मतलब जो ये ऊपर एक्ट बनाया है, कौन सा एक्ट बनाया जी, ये वाला, ये जो एक्ट बनाई इन्होंने फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, उस एक्ट में मेनली इन्होंने क्या क्या डाला है, उन्होंने सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जी। अब मैं आपको मेन दिखाना चाह रहा हूँ, आप आ जाओ जी पेज नंबर 2 पे आओ, पेज नंबर 2 पे आओ जी, एक बार पेज नंबर 2 पे देखना जी। पेज नंबर 2 पे क्या लिखा है, बेसिक ऑफ FTP। भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेसिक्स क्या है, ये पॉलिसी क्यों बनाई गई, क्या रीजन है, देखो जी। FTP इज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रिलीज करते हैं। इट इज ए 5 ईयर पॉलिसी विद रिवीजन एवरी ईयर बाय 1 अप्रैल। वही बात कही मैंने अभी कि ये पॉलिसी 15 से 20 तक की थी, तो 1 अप्रैल 20 को ये पॉलिसी रिन्यू होनी थी, बट कोविड के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में पहले तो गवर्नमेंट ने इसे 31 मार्च, मतलब 31 मार्च, यहाँ पे अगर बात करो 31 मार्च 2021, जो मैंने अभी लिखा है ना, ये 30 सितंबर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ एक्सटेंड 30 सितंबर 21, पहले 31 मार्च 21 तक थी, अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट में इसे दोबारा एक्सटेंड कर दी है 30 सितंबर 21 तक। अब सोच के बोला, वैसे 31 मार्च 2020 को ये खत्म हो जानी चाहिए, 5 साल के लिए होती है सर, फिर अगले 5 साल के लिए आती है। वैसे हमारे एग्जाम में अभी एप्लीकेबल होनी चाहिए, कौन सी एप्लीकेबल होनी चाहिए, 20 to 25, बट वो भी आई नहीं, वो गवर्नमेंट ने भी रिलीज ही नहीं की, इसलिए हमारे एग्जाम में पुरानी वाली पॉलिसी। तभी मैंने क्या बोला कि आपने फेमा के अंदर पढ़ा होगा। हाँ, अगर यहाँ पे 20 से 25 वाली कवर होती, फिर वो पॉलिसी रिन्यू हो जाती, फिर मे भी आपने पहले ना पढ़ा होता जी, ठीक है। बट पिछले 5 साल, मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल के बीच में अगर किसी बच्चे ने भी एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है तो उसने पॉलिसी सेम ही पढ़ी होगी, क्योंकि वो सेम ही चलती आ रही है। क्योंकि एक पॉलिसी 5 साल चलती है, 5 साल के बाद रिन्यू होती है, 1 अप्रैल को रिन्यू होती है जी, ठीक है। तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी है। उसके बाद देखो जी, फिर लिखा है DGFT डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड इज द अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी। मेन अथॉरिटी कौन से इसको इंप्लीमेंट करने वाली, DGFT, बस ये बात ध्यान देनी है। अब इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है, दिस स्टेटमेंट, द पॉलिसी, प्रोसीजर, नॉर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये सारी बातें इसके अंदर होती हैं। अब देखो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है 15 से 20 वाली, उसका फोकस एरिया क्या है, इस पॉलिसी का फोकस एरिया क्या है, मतलब गवर्नमेंट किस पे फोकस करना चाह रही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का जी। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, बस ये बात ध्यान दो। देखो जी क्या फोकस एरिया है, ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड को फैसिलिटेट करना जी, कटिंग डाउन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कॉस्ट कम से कम करना। अब सोच के बोला जी, मोदी साहब बार बार कह रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब सोच के बोला, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया पे जोर देना पड़ेगा ना। अब वो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया का बब्बर शेर, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर, उनके कहने से क्या होगा। बट एक्चुअली मेक इन इंडिया एक पावर है सर, और आपको पता हो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आज जोमेटो देख लो यार, आज जोमेटो स्टार्टअप भी तो था, आज लिस्ट हो गई, देख लो कल ही, मेरे ख्याल से कल जोमेटो लिस्ट हुई है सर, 60% का गेन दिया, 60% का गेन दिया। कमाल की बात है, लोगों को उम्मीद थी
कि या तो नीचे खुलेगा या 10-20 रुपए ऊपर खुलेगा, यहां पे आईपीओ के अंदर पैसा मत लगाओ। लॉस मेकिंग कंपनी, और एक्चुअल में लॉस मेकिंग कंपनी है, अगले 3 साल या 4 साल भी अगर शिद्दत से काम करे तो भी लॉस मेकिंग कंपनी है ये। इसके कंपटीशन में स्विगी है, अमेजोन ने भी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है फूड की, थोड़े टाइम बाद पूरे इंडिया में आ जाएगा, कंपटीशन है, बट फिर भी देख लो आईपीओ कहां जाके खुला है। तो जोमेटो एक स्टार्टअप ही तो था सर, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो मतलब किसी ने सोचा ही तो होगा ना ये भी काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यही बात कहना चाह रही है बस कि भैया अगर तुम्हें देश को बढ़ाना है तो मेक इन इंडिया पे आना पड़ेगा। मोदी साहब ने क्या बोला, पीपी किट, आज जो कोविड के अंदर पीपी किट जो होती है, पीपी किट पहले बाहर से मंगाते थे, आज इंडिया में पीपी किट बन रही है, देख लो कितनी कॉस्ट हमारी बच गई है। तो मतलब कॉस्ट कटिंग तो है ना। तो गवर्नमेंट यही बात कहना चाह रही है कि इस पॉलिसी के थ्रू हम यही काम करेंगे कि ताकि कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो, भाई कॉस्ट हमारी कम से कम आए। उसके बाद जी ट्रस्ट ऑन, देखो लिखा ना, ट्रस्ट ऑन मेक इन इंडिया विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वही बात, प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है, मोदी साहब का विजन क्या है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। उसके बाद जी ईज डूइंग बिजनेस, भाई बिजनेस को आसान करना। अब सोच के बोलना, याद करो जीएसटी में अभी एक साल में 25 रिटर्न जा रही है, कॉम्पोजिट स्कीम वाले में 2 रिटर्न जा रही हैं, दोनों एनुअल रिटर्न जा रही हैं। ऐसे गवर्नमेंट कहते हैं कस्टम में ना जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुम करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कंप्लाइंस कम से कम हो। आज याद करो आपको मैंने कस्टम में क्या कहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, आपको आने से पहले अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करनी है, आईजीएम फाइल करनी है। वो कैसे फाइल होगी, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी ना। देखो क्या हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब वो पेपर वर्क खत्म हो गया जी। इतने मोटे मोटे अगर आप यहाँ पे पेपर वर्क लेके जाओगे, ये ऐसे ऐसे करके लेके जाओगे तो पेपर वर्क गवर्नमेंट ने बोला खत्म है, पेपर वर्क यहाँ से हटा दो। तो मेन इस पॉलिसी का मकसद क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो जाए। उसके बाद जी मेकिंग इंडिया एक्सपोर्ट मोर कंपिटिटिव, मेकिंग इंडिया एक्सपोर्ट मोर कंपिटिटिव मतलब एक्सपोर्ट को और कंपिटिटिव किया जाए। पेपरलेस वर्किंग थ्रू ई कॉमर्स, मतलब पेपरलेस वर्किंग हो, ई कॉमर्स के थ्रू वर्किंग हो, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो, सर्वर पे हो, कोई ये काम ही नहीं है जी मेरा बुक गुम हो गई है, मेरे को नोट ढूंढने पड़ेंगे, मेरे बिल नहीं मिल रहे, भैया सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद जी इनकरेजिंग ई कॉमर्स इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, ई कॉमर्स को इंकरेज करना। और आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल इंडिया। सर तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें देख रहे हैं ना वो सारी बातें यहीं से आई हैं। तो कुछ बच्चों को ना जब मैं पॉलिसी या एफटीपी वाला चैप्टर कराता हूँ, बच्चों को, कई बच्चे तो देखते ही नहीं है, कई बच्चों को बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पहले बातें हमने पढ़ी हुई हैं, और नो डाउट आपने पढ़ी भी होंगी, बट फिर भी ओल्ड सिलेबस के अंदर 5 नंबर का बनता है। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा या समझा ही नहीं है वो कई बार लिख नहीं पाते। तो इसलिए मैंने नोट्स बहुत बढ़िया प्रिपेयर करके दिए हैं सर, अगर आपने इसको रीड भी कर लिया ना 5 के 5 नंबर पक्के होंगे आपके। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, न्यू वाले बच्चों को मैं ये नहीं कह रहा आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है सर। मैंने कहा ना जो ओल्ड का सिलेबस है इज इक्वल टू न्यू का सिलेबस है। और कल से हम करेंगे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 लेक्चर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के होंगे। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ हर चैप्टर के वो सारे करवा दूंगा जी, ताकि उन 2 लेक्चर के बाद ना अपने एग्जाम का सिंगल क्वेश्चन उठा लेना, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे जी। ठीक है, तो अगले 2 लेक्चर जो होंगे हमारे प्रैक्टिस के होंगे। आज हमारा फाइनली कस्टम खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हमने पैकअप कर दिए हैं जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, इनकरेजिंग ई कॉमर्स इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। उसके बाद देखो जी मोर सपोर्टिव मेजर टू एक्सपोर्ट, मतलब देखो जो ईओयू है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, याद आ रहा है वेयर हाउसिंग वाला चैप्टर, मैं कहता हूँ जो ईओयू होते हैं, देखो उसमें वेयर हाउसिंग वाले केस में 1 साल की लिमिट होती, टिल क्लियरेंस तक आप क्या कर सकते हो वेयर हाउस में। तो गवर्नमेंट कह रही है उनको हम और सपोर्ट करेंगे, भाई जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उनको और सपोर्ट मिलेगी, तुम खुल के एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जी रिजोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट, इसको रिजोल्व जल्दी करेंगे। सिंप्लीफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिवॉर्ड स्कीम, मतलब हम एक रिवॉर्ड स्कीम निकालेंगे, और ये रिवॉर्ड स्कीम आ चुकी है, ये रिवॉर्ड स्कीम आ चुकी है सर, ये रिवॉर्ड स्कीम आ चुकी है। आपको मैं दिखाता हूं, ओल्ड सिलेबस में 5 नंबर में क्वेश्चन बना था ये वाला जी, आपको मैं दिखाता हूं जी, 5 नंबर में क्वेश्चन बना था ये वाला, देखो ये रहा, आपको दिखाऊं, ये है जी, देखो स्टेटस होल्डर स्कीम, ये है स्टेटस होल्डर स्कीम, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड स्कीम। आपको यहां पे देखने को मिलेगा, हाँ ये देखो ये रहा ना, ये देखो ये रिवॉर्ड स्कीम। ठीक है जी, अब ये रिवॉर्ड स्कीम, 2 रिवॉर्ड स्कीम होती है, नहीं एक तो होती है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्कीम, MSES, MSIS और SEIS। देखो ये सर्विस एक्सपोर्ट लिखा ना, सर्विस एक्सपोर्ट, मैंने क्या कहा था FTP सर्विस वाले केस में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ना कुछ बच्चों के दिमाग में गलत फहमी होती है कि FTP मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में है, तो कस्टम जहां पे लगेगा वहीं लगेगी। गवर्नमेंट कहती है नहीं भैया ये सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होगी। देखो ये रिवॉर्ड पॉइंट है, रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब शाबाशी, भाई तुमने एक्सपोर्ट किया, ये लो अब तुम हमसे रिवॉर्ड लो, अब तुम हमसे रिवॉर्ड लो। तो गवर्नमेंट एक तरह का, एक सिंपल सी बात बोलूं,
एक तरह के कूपन जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मिलते हैं। आज हमें कूपन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। आपके पास किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड होगा, बोलते हैं ना कि अगर इतना शॉपिंग करोगे इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो हमारे अंदर क्या आता है कि भाई हम इतनी शॉपिंग करें। एक दुकान के बाहर लिखा था कि एक क्रेडिट कार्ड वालों ने बोला कि 50,000 रुपये की अगर शॉपिंग होगी एक महीने में, हम मान लो 5,000 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट देंगे। तो भाई साहब बंदा ना कैसे भी करके कोशिश करता है कि 50,000 रुपये की शॉपिंग महीने में कर ले। मान लेते हैं जिनकी इनकम है, अब 50,000 रुपये की शॉपिंग उसने इसलिए नहीं कि उसको जरूरत थी, उसने इसलिए की कि 5,000 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। तो यही सेम पॉइंट यहां पे है। मतलब गवर्नमेंट ने एक टारगेट दे दिया कि तुम इतना एक्सपोर्ट करो, तुम्हें एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो मिलेंगे मिलेंगे, अगर तुम इतना एक्सपोर्ट कर दोगे हम तुम्हें ये रिवॉर्ड पॉइंट भी देंगे जी, हम तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट भी देंगे। तो ये रिवॉर्ड स्कीम दो तरह की होती हैं जी, एक तो होती है MSIS ये वाली, ठीक है जी, और एक दूसरी होती है जी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये दो एक्सपोर्ट मतलब सर्विस की स्कीम होती है, ठीक है। तो वही आगे लिखा हुआ है वहां पे, लो जी। अब यहाँ पे देखो जी, ठीक है, यही लिखा हुआ सिंप्लीफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिवॉर्ड स्कीम। अब देखो जी कवरेज ऑफ पॉलिसी। अब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसमें क्या क्या कवरेज है जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या कवरेज आओ देखते हैं जी। सबसे पहला एग्जम्पशन एंड रिमिशन, एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA DBK ऑन इंपोर्ट, ठीक है। एक तो DBK आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा एडवांस ऑथराइजेशन, और एक DFIA, और एक EPCG ऑन कैपिटल गुड्स। अब ये कौन से इंसेंटिव होते हैं उसको भी देखेंगे। फिर रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे, स्टेटस रिकॉग्निशन, आपको एक स्टेटस दिया जाएगा जी। अब सोच के बोलना, आपको एक स्टेटस दिया जाएगा। अब जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसका स्टेटस बड़ा होगा भाई, जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसका स्टेटस बड़ा होगा। अब सोच के बोलना, पुलिस में कई कैटेगरी होती हैं, एक हवलदार बाबूजी हैं, उसके ना यहाँ कोई स्टार नहीं लगा, यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है सूरज कुमार। हम क्या बोलते हैं, ओए हवलदार है तू, हमें गुस्सा आएगा। कई लोग बोलते हैं सर वो हवलदार को समझते ही नहीं है, हवलदार को कई लोग समझते ही नहीं होगा, तू हमें बोलेगा क्या। अच्छा, फिर हवलदार के ऊपर मान लो थोड़ा सा ऊपर वाला ऑफिसर हो गया, फिर 1 स्टार वाला, फिर 2 स्टार वाला, फिर 3 स्टार वाला, फिर अपना वही एक मतलब यहाँ पे 3 स्टार के बाद भी कुछ होते हैं, SP हो गए, फिर IRS ऑफिसर हो गए, मतलब काफ़ी ऊपर के ऑफिसर भी होते हैं, कमिश्नर हो गए हैं। अब सोच के बोला, अब जितने ऊपर के ऑफिसर होंगे उनसे हम कम डरेंगे या ज़्यादा डरेंगे? ज़्यादा डरेंगे भाई, उनका एक ओहदा होगा ना। अगर ध्यान सुना, अगर वही फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने हवलदार की ड्रेस डाल दी है, आप मुझसे कम डरोगे। और अगर सेम मैं ही पर्सन हूं, मेरे अगर यहां पे 3 स्टार लगे ना भाई साहब, आपकी हिम्मत नहीं है कुछ बोल जाओ, आपको पता खोपचे में लेके जाएंगे, डंडे पड़ेंगे वहां पे। अब सोच के बोला, एक स्टेटस हो गया ना, एक स्टेटस हो गया, देखने का नजरिया चेंज हो गया आपका। अब जो CS बन चुका है और जो CS बनने वाला है, दोनों के अंदर फर्क है। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं सर, आपका CS का रिजल्ट 2 बजे आता है, प्रोफेशनल वालों को 11 बजे आता है। 10:50 में जो आपका स्टेटस होगा, 10:59 में जब आप CS नहीं बनोगे, जो आपका स्टेटस होगा 11:01 पे जैसे आप CS बन जाओगे, आप देख लेना भाई साहब स्टेटस कैसे चेंज होता है जी। आप हैरान हो जाओगे, हैरान कि भाई साहब मैं चेंज हो गया हूं बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि जो 10:59 पे आप CS नहीं थे, अब CS बन चुके, स्टेटस में फर्क आ गया ना। वही सेम बात यहां पे गवर्नमेंट ने एक लिमिट रख रखी है कि अगर कोई इतना एक्सपोर्ट करेगा उसको 1 स्टार मिलेगा, इतना एक्सपोर्ट करेगा 2 स्टार, इतना एक्सपोर्ट करेगा 3 स्टार, इतना एक्सपोर्ट करेगा 4 स्टार, इतना एक्सपोर्ट करेगा 5 स्टार। और ये जितने ज्यादा स्टार होंगे उतने उसको बेनिफिट मिलेंगे, जितने ज्यादा स्टार होंगे उतने उसको बेनिफिट मिलेंगे। सर अगर मेरा बैंक में बहुत सारा पैसा जमा है तो भाई साहब बैंक के एम्प्लॉय मेरे पैर दबाने तक तैयार हो जाएंगे। घर आते हैं सर, घर आते हैं भाई साहब, चेक भी घर से उठाएंगे, चेक जमा भी करवाएंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे और बोलो क्या चाहते हो आप। क्यों? आपका पैसा जमा है वहां पे। अब सोच के बोला, अगर आपके फादर का एक बैंक के अंदर 50 लाख रुपए जमा है, मैं गवर्नमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं जी। अब अगर प्राइवेट बैंक के अंदर 50 लाख रुपए जमा है, भाई साहब जिस टाइम फोन करके उस टाइम घर हाजिर हो जाएंगे। और अगर वही पापा का जमा ही मान लो 10,000 रुपए है, पहली बात फोन ही नहीं उठाएंगे, वो फोन ही नहीं उठाएंगे सर, कोई सर्विस छोड़ो, फोन ही उठाना बंद कर देते प्राइवेट वाले तो कई बार। क्यों? क्योंकि मेन गेम किसकी है? पैसा वैसा, मनी इसकी गेमिंग है। तो वही देखो यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, जो ये बात करें ना स्टेटस रिकॉग्निशन, तो एक्चुअल में स्टेटस रिकॉग्निशन ये देखो, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, यहां पे ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जी स्टेटस होल्डर स्कीम। अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि अगर आप इतने मिलियन एक्सपोर्ट करोगे, मतलब इतने मिलियन US डॉलर, वैल्यू डॉलर में है,
मतलब 3 मिलियन डॉलर, $3 मिलियन, मतलब अगर $1 $70 का है तो 21 करोड़ लगा लो आप एक तरह का। इतने के एक्सपोर्ट करोगे तो भैया 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, मतलब छोटे लेवल का। तुम अभी अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे 25 मिलियन की तो भैया 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, फिर 100 की 3 स्टार, 500 की 4 स्टार, $2000 मिलियन के एक्सपोर्ट करोगे तब तुम जाके 5 स्टार के अंदर आओगे, तब तुम जाके 5 स्टार के अंदर आओगे। कंडीशन क्या है स्टेटस के लेने की? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी इन द लास्ट 2 आउट ऑफ 3 ईयर, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3, मतलब कम से कम पिछले 3 में से किसी भी 2 साल कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ये बात ध्यान देना जी। मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये आपको स्टेटस बताएंगे। अगर तुम इतना एक्सपोर्ट करोगे मतलब इतने टाइम में, तब जाके तुम क्या बन जाओगे, एक स्टेटस ले लोगे। उसके बाद तुम्हारे फिर काफी सारे बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे, कई सारे काम तुम इजिली कर सकते हो। देखो जी क्या लिखा ना, प्रिविलेज, क्या क्या प्रिविलेज है, ये सारी प्रिविलेजेस हैं, ये सारी प्रिविलेज है सर। तुम्हारा काम रुकेगा ही नहीं तुम्हारा और वही सेम प्रैक्टिकल लाइफ में होता है जी। ठीक है, तो बस ये चीजें हमें पढ़नी है स्कीम के अंदर। बेस क्लियर करवा दिया, हो गया बेस क्लियर। उसके बाद एक बार डीम्ड एक्सपोर्ट स्टेटस क्या होता है भाई, मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा एक्सपोर्ट है। एक तो होता है इंडिया से बाहर सामान जाना, एक होता है इंडिया में ही SEZ है उसको सप्लाई कर दी तो भी वो क्या बनेगा, एक्सपोर्ट, दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट, वो भी यहाँ पे कवर होगा। बेनिफिट ऑफ EOU को बेनिफिट क्या मिलेंगे, SEZ को बेनिफिट क्या मिलेंगे, और मिसलिनियस अथॉरिटीज प्रोसीजर कंप्लाइंस, ये सारी बातें आपकी पूरी की पूरी FTP के अंदर कवर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो FTP जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर पब्लिश है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना हुआ है 2 नंबर का जी। ओल्ड सिलेबस में 2 नंबर में क्वेश्चन बना है कि FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कितने पार्ट्स के अंदर पब्लिश होती है जी, 3 पार्ट्स में। पहला होती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब पहले में क्या होंगी, सारी पॉलिसीज होंगी। सेकंड होगा हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, मतलब इस काम को करना किस तरह से है भाई, पॉलिसी मुझे पता है, इस काम को करने का तरीका क्या होगा, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। और फिर लास्ट में होगा ITC-HS क्लासिफिकेशन, हार्मोनाइज स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, मतलब गुड्स और सर्विस की क्लासिफिकेशन जो होगी वो आपकी तीसरे उसके अंदर होगी जी। ये 3 पार्ट्स आपके होते हैं जी। और ये मत सोचना सर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 18 पेज की होती है। एक बच्चा कहता है सर मेरे EBCL की बुक में 20 पेज की दी है, EBCL की बुक में 10 पेज की दी है। सर EBCL की बुक में यहाँ पे मैंने कितनी भी दी है, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप मार्केट में कभी जाना 900 से 1000 पेज की बुक होती है भाई। हमें सारी थोड़ा पढ़नी है, ऑब्वियस सी बात है सर, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ वालों को पढ़नी है। हमें तो एक ओवरव्यू लेना है कि हाँ भाई इस पॉलिसी में होता क्या है भाई, ताकि जब हम CS बने कोई हमसे पूछ ले कि भाई ये FTP क्या बला है तो पता हो क्या बला है हमें। ठीक है, वैसे आप जाओ मार्केट में बोलना उसको FTP बुक दिखा दे, इतनी मोटी बुक आपको दिखा देगा सर, आप हैरान हो जाओगे भाई इतनी सारी पॉलिसी है। यस, उसके बाद देखना जी अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FTP। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा जी, सबसे पहले वही फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट हो गया, रूल्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गए, फिर लास्ट में क्या होगा DGFT। तो मेन कंट्रोल करने वाला कौन है, वो DGFT है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, द एक्ट ऑथराइज द मिनिस्ट्री टू डिक्लेयर द पॉलिसी ऑन फॉरेन ट्रेड। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस द पॉलिसी, वो पॉलिसी अनाउंस करती है। DGFT जो है असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड ऑल्सो इंप्लीमेंट द पॉलिसी। और CBIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट GST डिपार्टमेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FTP। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है जी। ठीक है, अब सबसे पहला देखो इन्होंने क्या किया जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, याद करो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 10 डिजिट का होता है जी। ANF याद करो, ANF फॉर्म नंबर 2A, आयात निर्यात फॉर्म नंबर 2A का फॉर्म नंबर होता है। 10 डिजिट का देखो यहाँ पे लिखा होगा, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आपका नंबर होगा जी। और import export code will be equal to PAN and will be separately issued by DGFT based on application। एप्लीकेशन कौन सी होगी, ANF 2A, ये ऑलरेडी आपने कस्टम के नोट्स में लिखा होगा। और ये क्यों जरूरी है सर, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आज हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इसके बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो तुम्हें ये लेना जरूरी है जी। ठीक है, देखो जी, द एप्लीकेशन शैल ऑल्सो सबमिट द फॉलोइंग डिटेल। अब जब आप एप्लीकेशन डालोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए, उसमें क्या क्या आपको देना पड़ेगा जी, डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर एप्लीकेंट, कॉपी ऑफ पैन हो गया जी, बिजनेस एंटिटी इन द हुज नेम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वुड बी डन। उसके बाद कैंसल चेक हो गया, बेयरिंग एंटिटी, प्री प्रिंटेड नेम एंड बैंक सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, दैट इज ANF 2A, ये हो गया। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विल बी सिस्टम ऑटो जनरेटेड। ये क्या होगा, सिस्टम ऑटो जनरेटेड होगा, मैंने कहा था ना ऑनलाइन होगा जी। मतलब यहाँ पे जैसे GST नंबर हमें क्या मिलता है, GST नंबर हमें कैसे मिलेगा, ऑटो जनरेटेड मिलेगा जी। मतलब 3 दिन के अंदर नंबर, 7 दिन में सर्टिफिकेट आता है जी। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड,
कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, तो उसने लिखा है परमानेंटली वैलिडिटी अनलेस कैंसल बाय कंप्लीट अथॉरिटी, मतलब जब तक मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, जब तक मैं कोई कंडीशन ब्रेक नहीं करूंगा, जब तक डिपार्टमेंट को कैंसिल नहीं कर देगा, तब तक ये वैलिड रहेगा। 1 पेन 1 इज, एक पेन के साथ आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा जी। 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड शैल बी इशूड अगेंस्ट ए सिंगल पेन, मल्टीपल आईईसी अगेंस्ट सिंगल पेन स्टैंड डीएक्टिवेटेड सीओ मोटो आफ्टर 31 मार्च 15, मतलब 15 से पहले एक पैन कार्ड पे कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल सकते थे जो अब डीएक्टिवेट हो चुके हैं। आज से मेरे ख्याल से 6 साल पहले लगा लो, 6 साल पहले। उसके बाद जी सरेंडर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया। इफ एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोडर डज नॉट विश टू ऑपरेट अलॉटेड आईईसी ही मे सरेंडर द सेम टू द इशूइंग अथॉरिटी ऑन द रिसिप्ट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी शैल इमीडिएटली कैंसल and the import export code and electronically transmit it to DGFT and custom authority। फिर मॉडिफिकेशन आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो जी। और नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप इसके बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर स्पेसिफिकली कोई गुड्स एग्जम्प्ट है। जैसे मैंने कहा था पर्सनल, अगर आप पर्सनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो पर्सनल पर्पस के लिए, उस केस में इस कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मेनली कई चीज़ें हैं जहाँ पे इस कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी हर केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इस कोड की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में डिफाइन करो, तो ये सारे पॉइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के हैं सर, बताओ इसके अंदर है क्या। अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जैसे जीएसटी काउंसिल बनाई थी ना, जैसे ही जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, जीएसटी काउंसिल, वैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है जी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, आओ जी एक बार फटाफट से रीड करते हैं। The objective of setting up Export Promotion Council is to promote, क्या लिखा है, is to promote and develop export from India। वही बात कह रहे हैं, मैंने भी सेम बात बोली थी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट काउंसिल बनाई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक, दैट मीन्स डिफरेंट ईपीसी आर एस्टेब्लिश फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट सच एज जेम्स एंड ज्वेलरी ईपीसी, इंजीनियरिंग ईपीसी। इसका मतलब क्या है, मतलब जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ना, वो ऐसा नहीं है हर प्रोडक्ट के लिए सेम है, वो प्रोडक्ट वाइज डिफाइंड, मतलब जो प्रोडक्ट वाइज होती है ना उसके बेस पे डिसाइड होती है। जैसे उन्होंने क्या लिखा है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट परमिशन काउंसिल है, वो काम करेगी। तो आपके गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स अलॉट कर देगी, हाँ भाई तू स्टील देख, तू लेदर देख, तू ज्वेलरी देख, तू जेम्स देख जी, ठीक है, तू रेडीमेड गारमेंट्स देख, तू जनरल स्टोर देख, तो एग्रीकल्चर देख, मतलब अलग अलग काउंसिल बनाती। अब उनका ध्यान किस पे होगा, उस पे ही होगा। अब सोच के बोलना, अगर एक काउंसिल बनाती और सारा ध्यान देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा नहीं है, जो तुम्हारी डिपार्टमेंट है तुम उसी डिपार्टमेंट में काम करो और पूरी कोशिश करो उसको आगे लेके जाने की, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए जी। उसके बाद दीज आर मॉनिटर बाय डीजीएफटी ऑफिस, ये मॉनिटर कौन करेगा, डीजीएफटी ऑफिस। ए लार्ज नंबर ऑफ ईपीसी आर फंक्शनिंग इन इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर काम करती हैं जी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होती हैं, ये आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है जी। उसके बाद एक और कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एफटीपी, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है जी। एक तो नॉर्म्स कमेटी जो नॉर्म्स डिसाइड करेंगी, ईपीसीजी कमेटी ये होती है कैपिटल गुड्स एंड बेनिफिट अंडर ईपीसी, मतलब ये स्कीम होती है कैपिटल गुड्स के लिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी है। क्यों, आप सब जानते हो कैपिटल गुड्स बहुत कॉस्टली आते हैं। अब सोच के बोला अगर 500 लाख रुपए कैपिटल गुड्स है, उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैंने इंपोर्ट किया था, तो अगर मुझे बेनिफिट देने हैं तो क्या गवर्नमेंट ऐसे देगी, गवर्नमेंट कहती नहीं। उसके लिए स्पेशली हम क्या करेंगे, काउंसिल बनाएंगे। तो ये काउंसिल किसके लिए, नॉर्म्स के लिए काउंसिल है ईपीसी कमेटी। तीसरी काउंसिल है पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी फॉर रिलैक्सेशन ऑफ ऑल अदर इश्यूज, मतलब जो भी आपके इश्यूज ज़्यादा हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिजोल्व करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक कमेटी बना दी। और फिर फोर्थ आपकी आ रही है स्टैंडिंग ग्रीवियंस कमेटी फॉर ग्रीवियंस, मतलब जो आपके ग्रीवियंस होते हैं उसको रिजोल्व करने के लिए कमेटी बनी है। तो ये 4 तरह की कमेटी है जी, ये 4 तरह की कमेटी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, ये बात ध्यान दो जी। अब यहाँ से जी, अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अब मैं आपको समझाता जाऊँगा सर, आपने इसको रीड करना है। रीड तो कर लोगे ना, नोट्स अब आपके पास आ चुके हैं, सिर्फ सिंपल रीडिंग भी लोगे तो भी आप कहोगे सर बच्चों वाली बात थी। सिर्फ मेरी बातें ना सुनते रहना, सिर्फ सुनते रहना, सारी बातें वही लिखी होंगी जो मैं यहाँ पे बोलूँगा जी, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक लाइन पढ़ाऊँगा तो लाइन पढ़ने में हमारे 1.5-2 घंटे बीत जाएंगे। तो बेटर ये कि मैं सारा समझा दूँ, उसका जब आप पढ़ोगे सारी बातें यहाँ पे लिखी होंगी जी, ठीक है। आओ जी इधर सुना, ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ।
अब यहां से सबसे पहली स्कीम जो है ना एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है, दैट इज एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। मतलब गवर्नमेंट लेके आई है एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, ब्रैकेट में क्या लिखा है इनपुट। इसका मतलब क्या है, ये स्कीम ना मेनली ये बात कहती है, गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, हम ना प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड कर देंगे और हम एक टारगेट दे देंगे, टारगेट कि अगर किसी पर्सन ने यहां तक एक्सपोर्ट किया होगा, अगर किसी पर्सन ने यहां तक एक्सपोर्ट किया होगा तो हम इतने का बेनिफिट दे देंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, गवर्नमेंट कह रही है विवेक कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो होंगे वो डिसाइड कर देंगे कि अगर इसके लिए तूने पूरे साल में इतनी टर्नओवर कंप्लीट कर दी, मतलब इतना तूने एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम तुझे इंसेंटिव देंगे। अब मैंने कहा जी अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो जो मुझे इंसेंटिव दोगे उसका फायदा क्या होगा, कह रहे फायदा ये होगा कि जितनी वैल्यू का तुझे वो बेनिफिट मिलेगा ना, उतनी वैल्यू तक तुझे इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होगी। मतलब ये कि मेरा एक्सपोर्ट करने के चक्कर में मेरी इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्ट करवा रहे हैं। और कमाल की बात देखो, कमाल की बात देखो, आपका जीएसटी भी छोड़ देंगे इंपोर्ट पर। वैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या होता है, अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करूंगा तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, सेफ, मतलब कई सारी ड्यूटी होती हैं, उसमें आईजीएसटी भी होता है, कंपनसेशन सेस भी होता है। गवर्नमेंट करी भाई साहब तू एक्सपोर्ट करने वाला बन, तू एक्सपोर्ट करने वाला बन, हम तेरी सारी ड्यूटी वापस कर देंगे, तेरी सारी ड्यूटी वापस कर देंगे, हम तेरी सारी ड्यूटी जो होंगे ना फ्री कर देंगे, रेमिट कर देंगे जी। और ये बात मैं नहीं करा, ये बात यहां पे लिखी हुई है जी। बट कंडीशन है, कुछ कंडीशन ये है, नो डाउट हमने कहा है कि एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस। भाई नो डाउट हमने कहा है एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस, बट जब तू एक्सपोर्ट करेगा तुझे उस वैल्यू में कुछ एडिशन करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, और कम से कम 15% अगर तू एडिशन करेगा अपनी वैल्यू में, फिर जाके इंसेंटिव मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे जी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं जी, मैंने क्या बोला जी, मैंने ये बोला है आप एक्सपोर्ट करो, आप एक्सपोर्ट करो, इस एक लिमिट तक एक्सपोर्ट करो, एक लिमिट डिसाइड हो जाएगी, वहां तक एक्सपोर्ट करो या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करो तो गवर्नमेंट तुम्हें क्या देगी, एक बेनिफिट देगी। उस बेनिफिट से क्या करेंगे, सारी ड्यूटी इंपोर्ट वाली जो होंगी वो सारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। बट गवर्नमेंट करेगी जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो जो तुम्हारी एक्सपोर्ट वैल्यू होगी उसमें तुम्हारा 15% वैल्यू एडिशन होना जरूरी है। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि तुम टैक्स ना लगाओ बट कम से कम 15% प्रॉफिट तो कमाओ। हमने प्रॉफिट कमाने से मना नहीं किया, तो 15% वैल्यू एडिशन अगर होगा तो फिर बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो जी मैं आपको दिखाता हूं, दी स्कीम आर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, क्या लिखा है, दैट इनेबल फ्री कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन और सर्विस एक्सपोर्ट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ रेमिशन। कौन कौन सी, एक तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एक तो ये स्कीम होती है, और एक होती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था DFIA और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये दो स्कीम होती हैं जी। और ओल्ड सिलेबस के अंदर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, आप एक बार पेपर उठा के देख लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। तो इसका डिफरेंस अगर मैं दिखाऊं ना, यहां पे ये देखो जी, ये तो समरी है, ये दोनों का डिफरेंस बना हुआ है जी, ये दोनों का डिफरेंस बना हुआ है। इसके अंदर मैं भी 2 पॉइंट और लिखवाऊंगा। अब बताओ अगर 5 नंबर के अंदर बनेगा और हम 7 पॉइंट लिख के आ रहे हैं, वो नंबर 1 भी काट के दिखा दे मान जाऊंगा सर, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है जी, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम पहले होती क्या, पहले वो समझो। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होती क्या, पहले वो समझो जी। यहां पे ये पूरी स्कीम के बारे में लिखा हुआ है, ये देखो जी, मतलब कमाल की बात देखो जी, पहले तो पूरा डिटेल में लिखा है इस स्कीम के बारे में, ये देखो ये रहा ना एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, पहले पूरा डिटेल में लिखा है, उसके बाद जो डिटेल में लिखा है उसकी समरी लिखी है, और समरी लिखने के बाद फिर मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया जी। अब पहले सुनो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होती क्या है। इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि आप जाते हो DGFT के पास। भाई आप DGFT के पास जाओगे, एक मिनट रुको, मुझे यहां से उठना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। इधर सुना ध्यान से, इधर सुना चाहिए प्लीज। इस स्कीम के अंदर होता क्या है, आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे DGFT के पास। अभी आपने इंपोर्ट नहीं किया, मैंने कहा ना ये है प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अभी आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, उससे पहले आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। और जो DFIA जो स्कीम है, ये वाली स्कीम जो है DFIA स्कीम जो है, ये स्कीम है
पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव। मतलब ये मिलेगा एक्सपोर्ट करने के बाद कि भैया चल जाके पहले एक्सपोर्ट करके आ, और जब तू एक्सपोर्ट करेगा उसके बाद तुझे बेनिफिट मिलेगा। तो प्रैक्टिकली ये स्कीम बेकार है जी। प्रैक्टिकली ये स्कीम बहुत कम लोग लेते हैं। मेनली जो स्कीम चल रही है प्रैक्टिकल लाइफ में अभी वो ये स्कीम चल रही है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इसके अंदर होता क्या है वो सुना ध्यान से। इसके अंदर क्या होता है, मैं डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा जी डीजीएफटी के पास, और डीजीएफटी का मतलब भाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगा। ऑनलाइन मेरे वो सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, कहेंगे बिल्कुल सही बात है रही। अब होगा क्या, उसमें उन्होंने बोला होगा कि तुम्हें कम से कम ना 100 लाख रुपए की एक्सपोर्ट कर रही है। मैंने कहा मैं 100 लाख रुपए की एक्सपोर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोल दिया मैं 100 लाख रुपए की एक्सपोर्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट मेरे सारे अप्रूव हो गए, और जब डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव हो गए तो मुझे क्या मिलेगा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम मिल जाएगी। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अगर मुझे मिल जाती है उसका फायदा मेरा क्या होगा कि जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मेरी सारी इंपोर्ट ड्यूटी जो होंगी वो माफ हो जाएंगी, इंक्लूडिंग आईजीएसटी और सेस ऑल्सो। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डीएफआईए स्कीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ होती है बस। तभी मैंने कहा स्कीम बेकार है। मतलब पहली बात तो ये स्कीम कब मिलेगी, एक्सपोर्ट करने के बाद, और दूसरी बात सिर्फ मेरी इंपोर्ट पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी वही माफ होगी। तो कहां सिर्फ बीसीडी माफ होना, कहां सारा टैक्स ही माफ हो जाना। तो स्कीम कौन सी बढ़िया है, वो ये वाली स्कीम बढ़िया है जी। ठीक है, एक बार देखो यहां पे क्या लिखा है, देखो री फॉर्म नंबर है ANF4A, फॉर्म नंबर है ANF4H। ये फॉर्म नंबर हो गया दोनों का जी। फ्यूल ऑल्सो अलाउड, इसमें फ्यूल नॉट एलिजिबल टू इंपोर्ट फ्री, मतलब इसमें आप फ्यूल इंपोर्ट कर सकते हो, कोई ड्यूटी नहीं पे करनी। इसमें आप फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट ड्यूटी। एलिजिबल फॉर सियोन और नॉन सियोन गुड्स। सियोन और नॉन सियोन गुड्स का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड इंपोर्ट, मतलब इनपुट आउटपुट रेशो। मतलब गवर्नमेंट ये बात करे कि जो गुड्स स्पेसिफाइड होंगे या जो गुड्स स्पेसिफाइड नहीं होंगे, दोनों ही केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये सिर्फ जो होंगे स्पेसिफाइड में होंगे, बट इसमें वैल्यू एडिशन चाहिए 15%। मतलब कम से कम तुम्हें एक्सपोर्ट करते हुए 15% वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। मतलब जो सामान तुमने इंपोर्ट किया उसमें 15% वैल्यू एडिशन करने के बाद फिर एक्सपोर्ट करोगे। मतलब हमें कुछ फायदा भी तो होना चाहिए भैया। मतलब ये थोड़ा कि तुमने 100 रुपए का सामान इंपोर्ट किया, तुम 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर दोगे, हमें क्या मिल गया भैया। प्रैक्टिकली सुनना नहीं, 100 रुपए का सामान इंपोर्ट किया, 100 रुपए एक्सपोर्ट कर दिया, हमें क्या मिल गया। तो मेनली तुम्हें वैल्यू एडिशन करना है कम से कम 15%। भाई अगर 100 रुपए का सामान इंपोर्ट किया तो 115 रुपए की वैल्यू अगर एक्सपोर्ट करोगे तब बेनिफिट मिलेगा। और यहां तुम्हें वैल्यू एडिशन करना है 20%। और ये स्कीम इनपुट नेवर ट्रांसफरेबल, ये बेनिफिट तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अंदर बस ये अच्छी बात है, बाकी सारी बातें डीएफआईए के अंदर बेकार हैं। ये अच्छी बात है कि इंसेंटिव ये आगे ट्रांसफरेबल है, बट ये इंसेंटिव ट्रांसफरेबल नहीं है। और बच्चे कहते भाई साहब यही नहीं पता ट्रांसफरेबल क्या होता है। ये पता क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने पीजीपीपी का चैप्टर सही ढंग से नहीं पढ़ा। याद करो पीजीपी के चैप्टर के अंदर, सर याद करो पीजीपी के चैप्टर के अंदर वहां क्या लिखा था कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीएफआरसी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी, वो सारे इंसेंटिव क्या थे, ट्रांसफरेबल। मतलब वो इंसेंटिव दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, और उस इंसेंटिव होने वाला फायदा टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। तो गवर्नमेंट कह रही है जैसे वो इंसेंटिव ट्रांसफरेबल हैं ऐसे डीएफआईए भी ट्रांसफरेबल है, बट ये जो स्कीम है ये ट्रांसफरेबल नहीं है। इसका फायदा तुम्हें ही मिलेगा और तुम्हें ही यूज करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। इसमें देखो लिखा ना, सियोन का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। ठीक है, अब यहां पे 2 पॉइंट और लिखो जी, इसके 2 पॉइंट और लिखो जी, इसके 2 पॉइंट और लिखो जी। आपको मैं 2 पॉइंट इसमें और लिखवा देता हूं जी। ये वाला बेनिफिट जो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है ये प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, और ये वाला जो है डीएफआईए जो है ये पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। उसके बाद जी ऑल ड्यूटीज एग्जम्प्ट, और यहां पे ओनली बीसीडी। ठीक है, ओनली बीसीडी जी। अब ये कितने पॉइंट हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो 7 पॉइंट हो गए। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन गया एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम
और DFIS स्कीम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट लिख के आने जी, बताओ। ठीक है नहीं, ये पॉइंट लिख के आना है इन दोनों के डिफरेंस के। और इसको ऊपर समरी फॉर्म में देखो, यहाँ पे 1 बाय 1 दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन की ये स्कीम होती क्या है, देखो लिखा है ना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज ए परमिशन ग्रांटेड टू ए मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और ए मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू ए सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर टू इंपोर्ट इनपुट्स विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी। वाई इट इज कॉल्ड एडवांस, इसको एडवांस क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज द बेनिफिट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट इज टेकन इन एडवांस बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब अभी अपने एक्सपोर्ट किया ना, उससे पहले आपको बेनिफिट मिल गया। सर जो बातें बोल रहा हूँ ना, जो बातें बोल रहा हूँ, मान के चलो 100% में 200% वही बातें लिखी हैं, 200% वही बातें लिखी हैं। इस मेरे बोलने के बाद अगर आप पढ़ोगे, आप कहोगे सर बच्चों वाली बातें लिखी हैं जी। बट कुछ गुड्स, ध्यान रखना, कुछ गुड्स पे ये एलिजिबल नहीं है जी। देखो, व्हाट आर द गुड्स नॉट एलिजिबल फॉर इंपोर्ट। एक तो प्रोहिबिटेड गुड्स, ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी पावर जेनसेट हो गए, और ST विच कैन बी इंपोर्टेड ओनली थ्रू ST जी। ठीक है नहीं, STES। और व्हाट आर द ड्यूटी, देखो व्हाट आर द ड्यूटी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, ऑल इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी। और यहाँ पे लिख लेना जी GST और प्लस में सेस भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान देना जी। ठीक है, मतलब ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस हो गया। तो ये दो स्कीम होती है एक्सपोर्ट इंसेंटिव की। अब एक स्कीम हमारी और पड़ी है, ये देखो, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, EPCG। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन बने जी, डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने। CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में डायरेक्टली ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि EPCG स्कीम बताओ जी। बच्चे के तोते उड़ गए, बच्चा करके ही नहीं गया था सर, EB सेल याद नहीं था, कस्टम में छोड़ के चला गया। अब ये EPCG स्कीम होती क्या, तो गवर्नमेंट कहते हैं इसके अंदर मेनली क्या है कि तुम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करोगे, तुम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करोगे, और उसके इंपोर्ट करने पर हम तुम्हारी ड्यूटी वापस कर देंगे कब, अगर तुम सामान एक्सपोर्ट करोगे। मतलब ये स्कीम जो है ये कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे है जी। मतलब कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करो, जीरो ड्यूटी। बट 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 एक बच्चा कहता है सर फिर तो मजा ही आ जाएगा। भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा भाई, अभी तक तो आपने बातें बोला भाई इनपुट इंपोर्ट करो, उस पर ड्यूटी पे नहीं करनी। अब अगर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेंगे और उस पर ड्यूटी ना पे करनी पड़े, ये तो मजे ही आ जाएगा सर। भाई विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी इतना हैवी कैपिटल गुड्स अगर मैं इंडिया में लेके आ गया और मुझे क्या चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा हेलो, हमें पागल मत समझ लियो, हमें पागल मत समझ लियो। गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब अगर तुम इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम करवाना चाहते हो तो तुम्हें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। कितना, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपकी आंखें ना खुल जाए फिर मुझे बोल देना। देखो जी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। द इंपोर्टर हैज टू अचीव द एक्सपोर्ट टर्नओवर 6 टाइम द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी सेव विद इन 6 ईयर ऑफ ऑथराइजेशन। मतलब जितनी तुम्हारी इंपोर्ट ड्यूटी सेव हुई है उसके 6 गुना, उसके 6 गुना, उसके 6 गुना 6 साल में तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जी। मतलब अगर भाई साहब देखो यहां पे क्या लिखा है, मशीन X इज इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री, प्रोडक्ट Y is produced by using machine X. The exporter has fulfilled the export obligation by achieving the export turnover of Y within the stipulated time. अच्छा ये तो टाइम 18 महीने का है जी, ये तो टाइम 18 महीने का है। मेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ड्यूटी सेव ऑन X बाय इंपोर्टिंग अंडर स्कीम, मतलब 25 लाख रुपए की ड्यूटी सेव हुई है जी। मान लो इंपोर्ट करने पर मैंने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, उसे 25 लाख रुपए की ड्यूटी सेव हुई है। अब अगर 25 लाख रुपए की ड्यूटी सेव हुई है तो 25 लाख रुपए का 6 गुना कितना हो गया जी, 25 लाख रुपए का 6 गुना हो गया 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। देखो ये क्या लिखा है, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ वाई एक्सपोर्टेड इन 6 ईयर इज 1.5 करोड़, दैट इज 6 टाइम द ड्यूटी सेव। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुका है जी। अब आपको मैं एक बार रीड करवा देता हूं जी। देखो जी कॉन्सेप्ट क्या है, इस स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान सुनना, आराम सुनना जी। इस स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज a scheme relating to import of capital goods at zero duty, at zero duty, कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। The benefit of zero duty is subject to fulfillment of export obligation and other condition. The objective, क्या objective है, to facilitate import of capital goods through producing quality good and service to enlarge India export competitive जी। इंडिया एक्सपोर्ट जी, ठीक है नी। उसके बाद जी स्कीम इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, ध्यान से, इंपोर्ट कैपिटल गुड्स बाय एंजॉइंग द जीरो ड्यूटी बेनिफिट
first and then fulfill the export obligation condition within a stipulated time. This is called pre-export EPC. ये pre-export incentive है, मतलब एक्सपोर्ट करना है बाद में। आप कमिटमेंट कर दो जी, आप वादा कर दो, आप वादा कर दो, आपकी सारी इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम कर देंगे, दैट इज प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव। उसके बाद जी पोस्ट एक्सपोर्ट EPC जी। अंडर दिस रूल कैपिटल गुड्स आर इंपोर्टेड फर्स्ट बाय पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी, देन रेमिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इज क्लेम आफ्टर फुलफिलिंग। मतलब इसमें दोनों तरह के मिल सकते हैं, आप पहले एग्जाम करवा लो या बाद में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। EPC स्कीम ऑफ फॉर कैपिटल गुड्स परचेज इन इंडिया, आपको कैपिटल गुड्स इंडिया में परचेज करना है जी। उसके बाद ये 3 तरह की स्कीम होती हैं, 1 2 3। मतलब बाहर से आप इंपोर्ट करो, आप बाहर से इंपोर्ट करो, पहले ड्यूटी ले लो, आप एक्सपोर्ट करने के बाद फिर ड्यूटी वापस ले लो, या आप इंडिया EPC स्कीम फॉर कैपिटल गुड्स परचेज इन इंडिया, ये भी स्कीम आपकी होती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी, कैपिटल गुड्स हैज बीन डिफाइंड अंडर FTP। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है जी, ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है, देख लेना इसको पढ़ के भाई, इसमें सारी प्लांट एंड मशीनरी लिखी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जी देखो, सच कैपिटल गुड्स एलिजिबल मस्ट बी यूज एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन। कंडीशन क्या है, दिस स्कीम इज सब्जेक्ट टू एक्चुअल यूजर कंडीशन एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टॉलेशन इन ऑन परमिसेबल शैल बी प्रोड्यूस फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट और अदर अथॉरिटीज। इंपोर्ट मस्ट बी मेड विद इन 18 मंथ ऑफ डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑथराइजेशन एंड नो एक्सटेंशन इज ग्रांटेड। मतलब इंपोर्ट आपको 18 महीने के अंदर ये करना पड़ेगा जी। उसके बाद जी इवन द कैपिटल गुड्स अंडर दिस स्कीम आर नॉट ट्रांसफरेबल टिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड और द इंपोर्टर हैज टू अचीव द एक्सपोर्ट 6 टाइम। मैंने आपको बता दिया 6 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जितनी आपने ड्यूटी इंपोर्ट पे सेव की है। अब ये रिवीजन यहाँ पे देख लो जी, ये रिवीजन का मतलब पूरा उसके बारे में बता रखा है कि हाँ भाई व्हाट आर द कैपिटल गुड्स एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, कौन कौन से कैपिटल गुड्स हैं जी, ये सारी बातें। इस स्कीम अवेलेबल फॉर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट एज प्रोजेक्ट इंपोर्ट ऑल्सो जी, ठीक है। व्हाट आर द कैपिटल गुड्स नॉट एलिजिबल, कौन कौन से नॉट एलिजिबल है, मतलब सेकंड हैंड हो गया, आपने वो नहीं लेके आने। कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैप्टिव पावर प्लांट, कैप्टिव पावर एंड जनरेटर सेट, मतलब जेन सेट जो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है गवर्नमेंट करिए भैया, उससे हमें इतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि गुड्स की प्रोडक्शन के लिए मेन चाहिए होती है मशीनरी, उसको तुम लेके आओगे तब हम बेनिफिट देंगे जी। व्हाट इज द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, आपको इतना एक्सपोर्ट करना है जी, आपको इतना एक्सपोर्ट करना है, आपको बता दिया मैंने जी, 6 साल में आपको इतना एक्सपोर्ट करना है 6 टाइम, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आप देखो, ये आपका है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ऑथराइजेशन, ये ऑथराइजेशन का पीरियड लिखा हुआ है जी, ये सबका ही लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, ये समरी है बिल्कुल, ठीक है। ये वैलिडिटी पीरियड मतलब कितने टाइम तक वैलिडिटी रहेगी, अगर आपको कोई चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया तो कितने टाइम तक वैलिडिटी रहेगी, बस ये बात ध्यान देना जी। देखो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन 12 महीने हो गया, एडवांस ऑथराइजेशन जो हमने कहा था ना कि मैं एडवांस में किया, एडवांस ऑथराइजेशन लेने के लिए तो 12 महीने तक वैलिड रहेगा, प्रोवाइडेड अगर आप एक्सटेंशन नहीं करवाते। DFIA 12 महीने तक, एक्सपोर्ट ऑफ SCO मेट आइटम्स 24 महीने, इंपोर्ट ऑथराइजेशन टू रिस्ट्रिक्टेड आइटम 18 महीने, EPCG 18 महीने, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया 12 महीने, ये आपके वैलिडिटी पीरियड जी, ठीक है। इतने टाइम मतलब इतने टाइम तक ये स्कीम काम करेगी, उसके बाद फिर वो दोबारा से रिन्यू होगी और तब वो काम करना स्टार्ट करेगी जी, ठीक है। अगला फिर कॉन्सेप्ट है स्टेटस होल्डर स्कीम, आपको बता ही दिया सर, अगर आप इतने मिलियन जी, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, अगर आप इतने मिलियन $, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उसके बेस पे स्टार मिलेंगे, और अगर इतने स्टार मिलेंगे तो आपको क्या क्या प्रिविलेज मिलेंगी, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे दी हुई हैं जी। अब ये रिवॉर्ड जी, अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया अब मिलेगी शाबाशी, भाई तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, तुमने टारगेट कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हें शाबाशी मिलेगी, उसमें 2 स्कीम तुम्हें मिलेंगी, MSIS और SCIS जी, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर क्या क्या है देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इज टू ऑफसेट infrastructural inefficiencies and associated cost involved in export of goods product which are produced manufactured in India, especially those having the high export intensity, employment potential and thereby enhancing India export competitiveness. Entitlement export of notified goods to be notified markets are entitled to reward at specified rate to be calculated on realized FOB, ठीक है। और जो उसका FOB प्राइस होगा विच एवरेज लेस, मतलब FOB और रियलाइज FOB में से जो भी लेस होगा उसका परसेंटेज होगा वो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा जी। रेट ऑफ रिवॉर्ड कितना होगा, वेरीज पर नोटिफाइड गुड जनरली 2-3%, वही तो होता है सर। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड वाले क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्रेडिट कार्ड वाले क्या करते हैं, इतने की शॉपिंग करो 1% कैशबैक मिल जाएगा, 2% कैशबैक मिलेगा, 3% मिलेगा, वही सेम बात यहाँ पे है।
मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये गुड्स जो तुमने एक्सपोर्ट किया ना ये कॉम्पिटिटिव है, भाई ये वाकई गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे पॉलिसी बनाएगी। किस चीज की पॉलिसी बनाएगी, तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट देने की, कि अगर तुम इसके एक्सपोर्ट करोगे हम तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट देंगे। कितने रिवॉर्ड पॉइंट होंगे, 2 या 3% या 4%, वो डिपेंड करता है, वेरीज करता है गुड्स टू गुड्स के बेस पे। इन एलिजिबल अंडर MSIS, भाई कौन कौन सी इन एलिजिबल हैं। अब सोच के बोला, जो ऑलरेडी पहले ही कई बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, जैसे EOU है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, SEZ हैं, इनको ऑलरेडी पहले ही कई सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है जिन लोगों को पहले ही कई सारे बेनिफिट मिल रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्यों, ऑलरेडी वो पहले ही कहीं ना कहीं पे कवर हैं जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, ये वाला। कैसे, कौन कौन से लोग हैं जो इन एलिजिबल हैं MEIS स्कीम लेने के, मतलब जो पोस्ट मतलब एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद जो रिवॉर्ड्स होते हैं MEIS स्कीम जो होती है उसको लेने के लिए कौन कौन सी इन एलिजिबल हैं जी। ये देखो लिखा EOU, सप्लाईज मेड फ्रॉम DTA टू SEZ हो गया जी, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट हो गया जी, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, सर्विस एक्सपोर्ट हो गया। सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है ये स्कीम जो है, ये स्कीम जो सिर्फ गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल है, चाहे लिख लेना जी यहाँ पे, ओनली गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल है ये वाली। MSIS स्कीम जो है, MSIS स्कीम जो है ये सिर्फ गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल है। और जो अगली स्कीम होगी ना SEIS, ये वाली, ये जो होगी ये सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होगी। देखो, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ नोटिफाइड सर्विस लोकेटेड इन इंडिया शैल बी रिवॉर्डेड अंडर SEIS एज स्पेसिफाइड रेट बी कैलकुलेटेड ऑन नेट फॉरेन एक्सचेंज। मतलब नेट फॉरेन एक्सचेंज मतलब नेट बेनिफिट इतना होना चाहिए। अगर तुम देखो जी, अगर सर्विस प्रोवाइडर कौन है जी, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप होम, तो $15,000 का पिछले साल नेट फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिट होना चाहिए। और अगर इंडिविजुअल हो जी तो फिर $10,000 का नेट बेनिफिट होना चाहिए, तब जाके स्कीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मतलब सिंपल बात समझ पा रहे हो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया बेनिफिट होगा तो स्कीम मिलेंगी। एक बच्चा कह रहा है भाई साहब सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला काम है, कौन कौन सी मिलेगी कौन कौन सी नहीं मिलेगी। आपको मैं सिंपल सी भाषा के अंदर बोलता हूँ जी, 3 स्कीम याद करके चलो जो प्री एक्सपोर्ट हैं जी। 3 स्कीम कौन कौन सी, एक तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम हो गया, एक DFIA हो गया और एक EPCG हो गया। ये 3 स्कीम हो गई जी। ये 3 स्कीम मिलेंगी एक्सपोर्ट करने से पहले। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद शाबाशी रिवॉर्ड्स, MSIS हो गया और SEIS हो गया जी। ठीक है, एक तो MSIS हो गया ना, एक तो सॉरी MEIS हो गया और SEIS हो गया, ये 2 स्कीम मिलेंगे रिवॉर्ड्स। और स्टेटस होल्डर कब मिलेगा जी, स्टेटस मतलब आपको एक स्टेटस कब मिलेगा, अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फिर यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा इसका जी। ठीक है, ये चीज़ें हैं बस। तो मेनली बस ये हैं सर, एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे इन्हीं में से एक आधा बनेगा जी। ठीक है, तो आपने बस ये पूरा एक बार गो थ्रू करना है जी। अगर कहीं पर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है जी। ठीक है, आराम से पूछ लेना कि सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा। बाकी मेरे को उम्मीद है इसके अंदर कुछ खास बात समझने वाली है नहीं। ठीक है, आपने कहा था कि सर एक बार मुझे बता दो फटाफट से ऊपर, ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि हाँ हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है। तो उम्मीद करूँगा सारे बच्चों को पढ़ा हुआ याद आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा पीछे करके सुन लेना, यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी रहेगी सर, और इसको एक बार गो थ्रू कर लेना जो भी नोट्स आपके पास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या क्या है जी। इंपॉर्टेंट वैसे तो 18 पे आप सिंपल कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो EPCG, ये स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और DFIA, इनका डिफरेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। और लास्ट की जो 2 स्कीम है, लास्ट की दो स्कीम है MEIS और SEIS, ये दोनों स्कीम जी। बच्चा कह रहा है बच्चा क्या, बहुत कुछ बच्चा है नालायकों, स्टेटस होल्डर कभी इतना एग्जाम के अंदर बना नहीं है, बट हाँ ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो एक बार आपने ये गो थ्रू जरूर करना है। ठीक है जी, तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना जी, नोट्स को आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो परेशानी हो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। अब कल के आने वाले 2 लेक्चर्स होंगे उसमें मैं कर रहे हैं बस क्वेश्चन जी। ठीक है, प्रोविज़न ऑलमोस्ट हमारे सारे हो चुके हैं जी। अब ये नोट्स आपके पास कंप्लीट आ चुके हैं, इसको अब कंपाइल कर लो, या मैं एक कंपाइल करके ना कंप्लीट नोट्स भी डाल दूंगा। मतलब मैं कंप्लीट नोट्स भी डाल दूंगा, कंबाइन करके जितने पेज के बनेंगे वो मैं बना के डाल दूंगा, ताकि वो एक ही बंच आपके पास आ जाए कि हाँ ये नोट्स हमें प्रोफेशनल के लिए पढ़ने हैं जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी अब कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच,
जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, चकमगाते रहो जी। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू।